नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मोरबी हादसा पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। घटनास्थल का दौरा कर बचाव अभियान का लिया जायजा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समुदाय के बिना अधूरा। राजस्थान में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपए, अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा। जीएसटी कलेक्शन लगातार 8 महीने से 1.40 लाख करोड़ रुपए से रहा अधिक। आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल रुपया। थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना। चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी परियोजना। और इजराइल में आम चुनाव के लिए जारी मतदान। 4 साल से भी कम समय में 5वीं बार चुनाव। बेंजामिन नेतन्याहू और यार लैपिड के बीच मुख्य मुकाबला। नतीजों का ऐलान कल। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट मोरबी पुल हादसे से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि वह घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने से जुड़ी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका विषय था चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, कार्य प्रारूप और क्षमता। सम्मेलन में आयोजित 3 सत्रों में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 12.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भुगतान किया गया। इस दौरान लेन देन की संख्या भी 7.7% बढ़कर 730 करोड़ पर पहुंच गई। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रॉयल भूटान आर्मी के अभियान प्रमुख लेफ्टिनेंट बाटू तेसेरिंग से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा की। दिल्ली में रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भट्टू शेरिंग के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के साथ घरेलू शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख जारी रहा। सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी सत्र में लाभ में रहा। निफ्टी भी 133.20 अंक चढ़कर 18,012.20 अंक पर पहुंच गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा। वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने को लेकर सरकार ने लार्सन एंड टर्बो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विमान ईंधन की कीमत 4.2% बढ़ा दी गई है। हालांकि होटल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर 115.5 रुपए सस्ता हो गया। पाकिस्तान में अक्टूबर 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में महंगाई दर में 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल के पिछले 4 महीनों में पिछले साल के पहले 4 महीनों की तुलना में 25.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के सुपर 12 के मैच में अफगानिस्तान को 9 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप मुकाबले में न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बाकी रखी है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी में पुल दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहां जारी तलाशी और बचाव अभियान की भी समीक्षा की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में घटना स्थल पहुंचे, जहां खोज और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने टूटे हुए केबल ब्रिज का मुआयना किया। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पुल टूटने के बाद चलाए जा रहे बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री दरबारगढ़ पैलेस पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उन्हें हादसे की जानकारी दी और पुल गिरने के संभावित कारणों के बारे में भी बताया।
समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच से मिले अहम सबक को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और मोरबी पुल हादसे से संबंधित सभी पहलुओं को सामने लाने के लिए व्यापक जांच समय की मांग है। प्रधानमंत्री पुल हादसे के स्थान पर बचाव कार्य की समीक्षा करने के बाद मोरबी सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केबल पुल दरबारगढ़ पैलेस के स्वामीनारायण मंदिर से जोड़ता था। 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी और हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है और अब तक 170 अन्य को बचा लिया गया है। दुर्घटना के बाद बचाए गए लोगों में से केवल 17 लोगों का मोरबी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की ओर से मच्छू नदी में बचाव अभियान अभी भी जारी है। पुलिस ने केबल ब्रिज टूटने के मामले में कल ओरेवा समूह ग्रुप के 4 कर्मियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के बारे में नहीं सोचा। गुजरात के पंचमहल जिले में जंबूघोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नवनिर्मित गोधरा परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने वाडेक गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय और स्मारक डांडियापुरा गांव में राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय और स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास किया और गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्या कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की भी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं पर 680 करोड़ की लागत आएगी। કેટલો બધો પરિવર્તનનો લાભ લઈ રહ્યા છે, પણ એ વાત ભૂલવી ના જોઈએ કે આ બધું કઈ એક રાતમાં નથી આવ્યું ભાઈ, એક દાડામાં નથી આવ્યું। એના માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડી છે, યોજનાઓ બનાવવી પડી છે। આદિવાસી પરિવારોએ પણ કલાકોની જહેમત કરીને મને સાથ આપીને આ પરિવર્તનને ધરતી પર ઉતાર્યું છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना अधूरा है और देश इस समाज के बलिदानों का ऋणी है। वो राजस्थान के बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी नेता गोविंद गुरु को याद करते हुए कहा कि उनके जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल बनाएगा। भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री धाम के स्मारक पर पहुंचे और 1913 में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में शहीद हुए आदिवासियों को पुष्पांजलि अर्पित की। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राज्य में 12 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंबा और शिमला में चुनावी रैली को संबोधित किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंबा जिले के भटियात विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में ऐसे कई काम किए हैं जो कांग्रेस 50 साल में नहीं कर पाई है। गत चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने कहा था आप हम पर भरोसा करिए, डबल इंजन की सरकार हिमाचल को विकास देगी, और आपने भरोसा किया। हमने भी हिमाचल के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल प्रबंधन को बेहद जरूरी बताते हुए कहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने जल संसाधन के संरक्षण और उपयोग के बारे में जागरूकता लाने के लिए ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने जल के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए कहा कि उपलब्ध पेयजल का हिस्सा 2 या उससे अधिक देशों के बीच फैला हुआ है और इसलिए इसका किसी भी देश के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 7वें भारत जल सप्ताह की थीम है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्ययता के साथ उपभोग करें, इसके दुरुपयोग के प्रति खुद भी जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूकता बनाए। मुझे उम्मीद है कि इस 7 वाटर वीक के दौरान विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा और इस पृथ्वी के और मानवता के कल्याण का रास्ता होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को उपाधि प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ केवल आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा ही नहीं, जीवन प्रबंधन भी सिखाया जाता है। व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की पुरातन संस्कृति और समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं के ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत समागम है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के इस अद्भुत केंद्र में अध्ययन का अवसर विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य की बात है। 2 दशक में विश्वविद्यालय की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त किया, उसकी ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला करूं, यही हमारा समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। और मुझे आशा है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति और आचार्य जी का दिया हुआ संदेश हमारे जीवन में नया परिवर्तन करेगा। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती, वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है।
क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु में कर्नाटक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक सरकार के 4 दिन के इस कार्यक्रम में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने और 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में माफिया राज खत्म किया है। आज बड़े माफिया जेलों में सड़ रहे हैं। रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए किया गया है। कांग्रेस गुजरात के 5 क्षेत्रों में गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करेगी। इस दौरान 5400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी और 145 जनसभाएं और 95 रैलियां की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बिजबेहरा के सेमथान में पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण किया। एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की गई है। चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण राजधानी चेन्नई और निकटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है। वर्षा संबंधी घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बेंगलुरु में कर्नाटक रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, अभिनेता रजनीकांत और जूनियर एनटीआर मौजूद रहे। राज्य सरकार दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पूरे राज्य में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विकास किया जाएगा। वो जगरांव में नए मातृ शिशु अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। केरल में एलडीएफ सरकार की ओर से राज्य पीएसयू के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि ये सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के साथ विश्वासघात है। जीएसटी अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। जीएसटी संग्रह 1 अप्रैल में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ से अधिक था। अक्टूबर 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपए था। इसमें केंद्रीय जीएसटी 26,039 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 33,396 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी की हिस्सेदारी 81,778 करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की। रिजर्व बैंक के एक विज्ञप्ति में कहा गया कि डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई को आशा है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और सीमा पर भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को इस पायलट परियोजना में भागीदारी के लिए चिन्हित किया है।
खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की परियोजना चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन ने कहा है कि किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को होना चाहिए, किसी अन्य सदस्य देश या सदस्य देशों के समूह को नहीं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक में सर्वसम्मति से इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वसम्मति से पारित संयुक्त बयान में सदस्य देशों ने कहा कि इस तरह के एक तरफा प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होती है। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से खाद्य पदार्थों, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन को रोकने और व्यापार और संस्कृति में एससीओ देशों के बीच सहयोग के लिए तैयार है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल में कायम राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए देश में आम चुनाव के लिए आज लोगों ने मतदान किया। यह 4 साल से भी कम समय में 5वां चुनाव है। परिणाम कल तक आने की उम्मीद है। सरकार गठन में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अगली सरकार की संभावना 2 कारकों पर टिकी हुई है। पहला, दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण, जिसके अनुभवी नेता नेतन्याहू के पक्ष में होने की पूर्ण संभावना नहीं है। दूसरा, मतदाताओं की उदासीनता, खासकर अरब क्षेत्र में। इजराइल में आमतौर पर किसी भी दल को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि दलों को सरकार गठन के लिए आवश्यक 61 सीट के लिए गठबंधन करना होगा। इजराइल में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। कभी कभी गठबंधन केवल 1 वोट से भी सरकार बनाने से चूक गए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञ आज 2 स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां के बारे में रूस ने दावा किया था कि वहां डर्टी बम बनाए जा रहे हैं। आईएईए प्रमुख राफाएल मरियानो ग्रोसी ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में 2 स्थानों पर निरीक्षण शुरू किया गया है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। रूस के आरोपों के मद्देनजर यूक्रेन ने निरीक्षण करने का अनुरोध किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित शीर्ष रूसी अधिकारियों ने यह आरोप लगाए थे कि यूक्रेन एक तथाकथित डर्टी बम का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। डर्टी बम रेडियोधर्मी सामग्री वाला एक विस्फोटक होता है। पश्चिमी देशों ने आरोप को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से झूठा करार दिया था। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव और अटखेलियों से गुलजार हो रहा है। सर्दियों की शुरुआत में विदेशी प्रवासी साइबेरियन पक्षी यहां आते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं मेहमानों की तस्वीरों के साथ, जो बहुत ही मनमोहक है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।